अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। मुल्क में आज नई रिवायत ने जन्म ले लिया। मुंतखब वज़ीर आज़म अपने ही इदारों के सामने जवाब दे हुए खुद पर लगने वाले इल्ज़ामात का जवाब दिया, उठने वाले सवालात का जवाब दिया, और ये किसी एक फर्द, किसी एक जमात, किसी एक इदारे, किसी एक खानदान की नहीं, जमहूरियत की कामयाबी है। क्योंकि जमहूरियत में कोई भी इदारों से बालातर नहीं, कोई भी एहतसाब से बालातर नहीं। जिस पर इल्ज़ाम लगेगा उसे जवाब देना होगा, और जमहूरियत में ही पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। आज ये भी साबित हुआ। वज़ीर आज़म ने कौम से 2 मरतबा खिताब किया, फिर 2 दफ़ा कौमी असेंबली से खिताब किया, और फिर आज खुद GIT के सामने पेश हो गए। 3 घंटे जुडिशल अकेडमी में रहने के बाद वज़ीर आज़म ने मीडिया से बात की। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि वो इसी GIT और अदालत से सुर्खरू होंगे, और अवामी अदालत से भी सुर्खरू होंगे। अब ये बात दिलचस्प क्यों है? ये इसलिए है कि इसका एक पस मंज़र है, मगर पहले सुनिए कि मियाँ साहब क्या कह रहे हैं, फिर पस मंज़र आपके सामने रखते हैं। मैं और मेरा पूरा खानदान इंशाअल्लाह इस GIT और इस अदालत में भी सुरखरू होंगे, और अगले बरस बैठने वाली GIT और अवामी अदालत भी 2013 से कहीं ज्यादा इंशाअल्लाह जोश और जज्बे के साथ हमारे हक में फैसला करेगी। अब ये बात दिलचस्प इसलिए है कि जिस GIT पर नून लीग को सख्त तहफ़्फ़ुज़ात है, उसके रवैये के खिलाफ नवाज शरीफ के साथज़ादे शिकायत लेकर सुप्रीम कोर्ट गए। इल्ज़ाम तराशियाँ की गई। किसी MNA ने इसे कसाई की दुकान कहा, किसी MNA ने इसे, किसी सेनेटर ने इसे जेम्स बॉन्ड की फिल्म कहा। और अब इसी GIT से वज़ीर आज़म नवाज शरीफ एतमाद हैं कि वो सुरखरू होकर निकलेंगे, जिस GIT ने खुद हुकूमत को चार्जशीट किया, हुकूमती इदारों को चार्जशीट किया कि ये हमारे काम में रुकावटें डाल रहे हैं। वज़ीर आज़म हाउस को चार्जशीट किया कि ये विटनेस को पहले बुलाकर ट्यूटर कर रहे हैं। यानी वज़ीर आज़म को इसके बावजूद उम्मीद है कि वो सुरखरू होंगे। ये अब खुशफहमी होगी या हकीकत पर मबनी बात है? अपने इंटरव्यू में या एविडेंस ऐसी ले गए थे जिसकी बुनियाद पर मियां नवाज शरीफ साहब बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि जो जवाब में दे के आया हूँ, जो सबूत में दे के आया हूँ, उसके बाद यहाँ से हम सुरखरू हो जाएंगे तमाम तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद, चाहे वो GIT के शरीफ ख़ानदान के बारे में और नून लीग के बारे में हो, या फिर शरीफ ख़ानदान और नून लीग के GIT के बारे में हो। जब सब कुछ कह दिया तो फिर मियाँ साहब ने कहा कि उनके पास कहने को बहुत कुछ है, मगर वो फिर कभी कहेंगे। ये बयान भी दिलचस्प है, क्यों? ये आपको बताते हैं, पहले ज़रा बयान सुनिए। मैं और भी बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, जो इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में आपसे भी और इंशाअल्लाह कौम से भी कहूँगा। आपके जहनों में कई सवाल होंगे और मेरे पास भी कहने को बहुत कुछ है, लेकिन अब इसे किसी और मौके के लिए उठा रखते हैं। ये बात अहम इसलिए है, ये बात दिलचस्प इसलिए है कि पहला धरना हो रहा था। मियां नवाज शरीफ साहब ने सहाफ़ियों को बुलाया, सहाफ़ियों ने सवाल पूछा कि आपको क्या लगता है कि क्या मुहरकात हैं इसके पीछे? जब आप इसको भी कठपुतली कहते हैं तो उन्होंने कहा था कि ये फिर कभी बताऊंगा। पार्लियामेंट के फ्लोर पर कहा कि ये बातें फिर कभी होंगी। अब मियां नवाज शरीफ साहब फिर यही कह रहे हैं। क्या है वज़ीर आज़म के दिल में? क्या कहना चाहते हैं? अभी क्यों नहीं कहा? अभी नहीं कहा तो फिर कब कहेंगे? वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ये बात कहीं मौजूदा पस मंज़र में तो नहीं, अब क्यों नहीं कह रहे? और अगर केस जीत गए फिर भी कहेंगे, या सिर्फ हारने की सूरत में कहेंगे, या दोनों सूरतों में नहीं कहेंगे, फिर उसी तरह दिल में रखेंगे जैसे धरने के बाद रखी? बात आखिर क्या है? GIT इल्ज़ाम लगा रही है, अदालत GIT की हिमायत कर रही है, नून लीग GIT पर इल्ज़ाम लगा रही है, मगर अदालत इसे खास अहमियत नहीं दे रही है। अभी जो पिछले दिन की प्रोसीडिंग्स हुई, उसके बावजूद वज़ीर आज़म पूरे एतमाद भी हैं और कह रहे हैं कि कुछ बातें हैं जो वो फिर कभी कहेंगे, और ये कठपुतली का तमाशा है। वज़ीर आज़म ने नहीं बताया, मगर इमरान खान ने बता दिया कि जब वज़ीर आज़म इस तरफ इशारा कर रहे हैं तो क्या कह रहे हैं। वज़ीर आज़म तो आज ये कह रहे थे कि अब वक्त का पहिया उल्टा नहीं चलने देंगे, मजीद कठपुतली का खेल नहीं खेला जा सकता। क्या कहते ज़रा सुनिए। अवाम के फैसलों को रौंद कर मखसूस एजेंडे चलाने वाली फैक्ट्रियां अगर बंद न हुई तो आइन और जमहूरियत ही नहीं, मुल्क की सलामती भी खुदा न खास्ता खतरे में पड़ जाएगी। मैं वाज़े कर दूं कि अब हम तारीख का पहिया पीछे की तरफ नहीं मोड़ने देंगे। वो जमाने गए जब सब कुछ पर्दों के पीछे छुपा रहता था। अब कठपुतलियों के खेल नहीं खेले जा सकते, नहीं खेले जा सकते। पहले भी एक दफ़ा ये जुमला कह चुके हैं कि कठपुतली का खेल हो रहा है, अब फिर कह रहे हैं। पहले कौन से कठपुतली मैदान में उतारे गए थे, किसने कौन से खेल खेले थे, ये बात भी वाजे नहीं की मियाँ साहब ने, ना ही खेल खेलने वालों का बताया। ये बात भी शायद वज़ीर आज़म जब दिल की बात करेंगे, और वो कब करेंगे उस वक्त बताएंगे। इसके अलावा जैसा कि हम कह रहे हैं कि मियाँ साहब ने तो नहीं बताया, मगर इमरान खान साहब ने बताया कि मियाँ साहब कहना असल में चाह क्या रहे हैं। इमरान खान कहते हैं कि नून लीग
किस पर साजिश का इल्जाम लगा रही है? उनका इशारा फौज और अदलिया की तरफ है। तकरीर के अंदर जो सबसे शर्मनाक बात थी वो ये कि ये इसको ऐसे बना रहे हैं कि कोई साजिश है इनके खिलाफ। और साजिश कौन कर रहा है? दो ही तरफ इनकी इशारा है, और वो ये है या फौज और अदलिया मिलके। मैं इनको पहले याद कराना चाहता हूं कि जब नए चीफ जस्टिस आए थे और जब नए आर्मी चीफ दिसंबर में आए थे, तो मरियम नवाज की ट्वीट थी कि अंधेरी निकल गई, तूफान निकल गया, यानी कि अब हालात अच्छे हो गए। मीनिंग कि वो आर्मी चीफ भी आए हैं और वो चीफ जस्टिस भी आए हैं जिनको इनके ऊपर पूरा एतमाद है। आज इन्हीं के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। इसका मतलब ये कि जो सारा शरीफ खानदान ने 30 साल से किया है कि या अंपायर इनका अपना होता है और या इनके खिलाफ होता है। इमरान खान साहब ने साफ साफ कह दिया कि अदलिया और फौज की तरफ इशारा है कि वो मिलकर साजिश कर रहे हैं। कौन है जो साजिश कर रहा है? कौन है जो कठपुतली का खेल खेलता रहा है? इमरान खान का दावा है कि नवाज शरीफ अब आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस पर साजिश का इल्जाम लगा रहे हैं, जबकि वजीर आजम कह रहे हैं कि फिर कभी बताएंगे। साद रफीक साहब से पूछते हैं, वजीर रेलवे हैं, सीनियर रहनुमा हैं। आज जब मियाँ साहब की पेशी के बाद इजलास हुआ उसमें भी मौजूद थे। ये किसकी तरफ इशारा है? क्या हो रहा है? साद रफीक साहब बहुत शुक्रिया। साद रफीक साहब, कौन है जो कठपुतली का खेल खेल रहा है? मियाँ साहब तो कह रहे हैं फिर कभी बताऊंगा, इमरान खान कह रहे हैं कि ये चीफ जस्टिस, अदलिया और फौज के बारे में कह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश ये है कि इमरान खान तो बहरहाल मरकज़ी मोहरे हैं। मोहरे किसके हैं? पाकिस्तान के अंदर किसी के मोहरे के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं या पाकिस्तान के बाहर से ऑपरेट किए जा रहे हैं, या एक ही वक्त में दो जगह से ऑपरेट किए जा रहे हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। और अगर ये सब नहीं है तो फिर मौसूफ ख़ुदकुश हमलावर हैं और उन्होंने ख़ुदकुश जैकेट पहनी हुई है, और वो मुस्लिम लीग नून को डीफेम करने के चक्कर में और नवाज शरीफ साहब को किसी तरीके से शिकस्त देने के चक्कर में अब उन्होंने हमला कर दिया जमहूरी निज़ाम पर। और ये अल्लाह करे जो मैं बातें कह रहा हूँ ऐसे ना हो, लेकिन हालात बदकिस्मती से उस तरफ बढ़ते नज़र आ रहे हैं। और इमरान खान के जवाब में हमने भी वहाँ पे, हमारे भी लोगों ने दावा दायर किया इमरान खान पे, इसलिए इमरान खान को बगले में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये चौथी पाँचवीं बार कह रहा हूँ। अब आ जाए मोहरों की बात। तो पाकिस्तान में कठपुतलियाँ और मोहरे कोई नई बात नहीं है बदकिस्मती से, और इस मुल्क में ये फैशन है कि हर मुंतखब जमहूरी हुकूमत को कमज़ोर करने की कोशिश की गई है। और ये कमज़ोर करने की कोशिश पाकिस्तान के आइनी अदारे नहीं करते। कभी पाकिस्तान की फ़ौज ने बतौर अदारा ऐसी कोशिश नहीं की, कभी पाकिस्तान की अदालत उज़्मा ने बतौर अदारा जमहूरियत को कमज़ोर बनाने की कोशिश नहीं की। इसी तरह बतौर अदारा जो आपका सहाफ़ती अदारा है उसने भी ऐसी कोई कोशिश नहीं की। लेकिन साजिश करने वाले पाकिस्तान में जगह जगह हर दौर में मौजूद रहते हैं और हर जगह पाए जाते हैं, और वो अपना किरदार अदा करते रहते हैं। कुछ को जमहूरियत से नफ़रत है, कुछ ये समझते हैं कि वो अक्ले कुल हैं और उनके विजन के मुताबिक पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए। कुछ जमहूरियत के बिलीवर नहीं हैं और कुछ ऐसी जमहूरियत मुल्क में चाहते हैं जो रिमोट कंट्रोल से चलाई जाए। तो शाहजेब आज के लिए क्या इतना काफ़ी नहीं है या और सुनना चाहिए? सब एक मसला है, क्योंकि आपने कहा बतौर इदारा इनमें से कुछ नहीं है। तो जो ड्राइव में आपकी बात से कर रहा हूं वो ये कि आप कह रहे हैं कि मगर इन्हीं इदारों में इंडिविजुअल्स हैं, तो क्योंकि आप सिर्फ कठपुतली का बता रहे हैं ना, कठपुतली को चलाने वालों को नहीं बता रहे। तो आप कह रहे हैं इन इदारे, ये बतौर इदारा नहीं मगर इन इदारों में इंडिविजुअल्स हैं जो ये काम कर रहे हैं, जिसकी तरफ मियां साहब का इशारा था। देखिए, मैंने बराह रास्त किसी को मुखातिब नहीं किया। इसी तरह जिस अदारे से आपका ताल्लुक है, यहाँ भी बाज़ टीवी चैनल्स हैं। कोई जाली डिग्री में पकड़ा जाता है, टीवी चैनल बनाता है और उसके बाद पाकिस्तान में प्रोपेगेंडा करता है और लोगों को पंदो नसाए करता है। कोई सोने की स्मगलिंग करके टीवी चैनल बनाता है शाहजेब साहब। कोई टैक्स चोरी करता है पाकिस्तान में, बड़े बड़े टैक्स चोर हैं, उन्होंने भी बाज़ टीवी चैनल बना लिए हैं। बाज़ मुलाजम पेशा लोग थे, उनके पास इतनी दौलत आ गई कि वो आपके सहाफ़त के प्रोफेशन में आ गए हैं और उनका सहाफ़त से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और वो भी रिमोट कंट्रोल से चल रहे होते हैं, या जो अपनी मखसूस सोच है उसके लिए आते हैं और गुमराही फैलाते हैं।
तो लोग तो जा बजा पाए जाते हैं, इससे तो इनकार किया नहीं जा सादर रफीक साहब, सकता। इसमें दो बातें करना चाहूंगा। सादर रफीक साहब, इसमें मैं दो बातें करना चाहूंगा कि जिस तरफ भी आप इशारा कर रहे हैं, अब आप हुकूमत में है ना, आप उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, मगर अगर आप मीडिया स्पेसिफिक बात कर रहे हैं तो मीडिया में अगर आपका कहीं भी इशारा है और अगर ये दुरुस्त है, वो भी मोहरे ही हुए ना, वो भी कठपुतली हुए, वो भी मेजर प्लेयर तो ना हुए। मेजर प्लेयर कौन है जो कठपुतली के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है? मीडिया तो नहीं ना इस्तेमाल कर रहा होगा इमरान खान साहब को। मैं एग्जैक्ट देखिए, मुझे इस वक्त पता नहीं है, पता है तो मैं इस वक्त बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैं बताऊंगा तो फिर एक आग लगेगी। बहुत सारी बातें आपको पता होती है, और ये जो आपने कहा ना आप हुकूमत में हैं तो आप ये सब ठीक क्यों नहीं करते, तो भाई साहब फिर हुकूमत को चलने दिया जाए ना इस मुल्क में। मैंने पहले भी कहा है, मुंतखिब जमहूरियत 4 साल हो गए मैं आए, धरना 1, धरना 2, एम्पायर की उंगली, इंतखाबी अमल में मुसलसल शिकस्त और हजीमत के बाद अदालत का रास्ता, पिटीशंस, कोई सबूत नहीं देना, मुकदमा फिर भी चल रहा है। आपको चोर कहा गया है, चूंकि आपको कह दिया गया अब आप अपने आप को बेगुनाह साबित करें, और क्या हो रहा है इसके अलावा? मगर सादर रफीक साहब, फिर जो माजी है उसमें मियां साहब पहले भी कह चुके हैं, कठपुतली के तमाशे का लफ्ज भी इस्तेमाल कर चुके हैं और फिर कभी बताऊंगा भी कह चुके हैं, मगर फिर बताया नहीं। एक आध दफा अगर किसी मिनिस्टर ने जबान खोली भी तो मिनिस्टर को अपनी वजारत से हाथ धोना पड़ा, ना कि मियां साहब ने उस पर कोई तहकीकात का ऐलान किया, जिसका मतलब ये मियां साहब सर्वाइव कर गए तो नहीं बताएंगे, नहीं किया तो बताएंगे। अपने सर्वाइवल से मुंसलिक है उनका राज खोलना और अवाम को हकीकत और सच बताना। जी नहीं, अपनी सर्वाइवल से नहीं, हम किसी सूरत में तसादुम नहीं चाहते। माजी में तसादुम होते रहे हैं, किसी फ़र्द की ज़ाती ख्वाहिश को या किसी फ़र्द के ज़ाती इंतकाम को या किसी की ज़ाती नफ़रत को, अगर वो कहीं किसी भी पोजीशन में है, अगर उसको जवाब दिया जाएगा तो बाज़ औक़ात पाकिस्तान के दुश्मन जो चाहते हैं वो हो जाएगा, अदारों के दरमियान गलतफहमी पैदा हो सकती है। दैट्स वाई हम अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी करते हैं, एतराज़ात भी करते हैं, सवालात भी करते हैं, मगर सर झुका के जाते हैं। सादर रफीक साहब, मुझे एक बात और वो बातें नहीं करते जी, और एक सेकंड शाहजेब, और वो बातें नहीं करते जिनसे खुल्फशार फैले या कोई टकराव की सूरत हो। लेकिन हम भी इंसान हैं, हमने लोगों को जवाब देना है। हमारी साख ही सबसे बड़ी हमारा एसेट होती है। अगर कोई हमारी साख के पीछे पड़ जाए, कुछ लोग या कोई एक सोच, तो जो माइंड सेट है उसको तो फिर आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। तो माइंड सेट को ये कह रहे हैं, जहां भी होगा वो माइंड सेट, इमरान खान जिनका सरखेल है, एतजाज आसन साहब जिसमें शामिल हैं, पीटीआई की पूरी पार्टी जो है वो इसी काम पे लगी है, पीपल्स पार्टी में से बहुत से लोग शामिल हैं, अगर सभी नहीं हैं, कुछ सहाफ़ती हलकों की तरफ मैंने इशारा किया है जिनके मैंने भी जिक्र किया है, और भी कुछ लोग हैं। अगर वो इस काम से बाज आ जाएं तो पाकिस्तान आगे बढ़ जाएगा, वरना पाकिस्तान खराब होगा बदकिस्मती से। जो बात दूसरों पर लगती है, सादर, जो बात दूसरों पर कही जाती है कि देखिए सिर्फ आप सियासतदानों को ही कह सकते हैं, जो बात मीडिया के बारे में कही जाती है, जो बात ऑपोजिशन के बारे में कही जाती है कि भाई हिम्मत है तो दूसरों का भी नाम लेना, आप भी हुकूमत में होते हुए सियासतदानों पर भरपूर तनकीद कर रहे हैं, एतजाज हसन को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, इमरान खान को भी, मीडिया को भी। जो पीछे से चला रहा है वो बोलने का आप भी नहीं है। जो इल्जाम दूसरों पर लगता है वो आप पर भी लगेगा ना, कि आप में भी हिम्मत नहीं है दूसरों का बताने की, सियासतदानों को ही आप कह रहे हैं और मीडिया को नहीं। बात हिम्मत की है नहीं शाहजेब साहब, आप कहते रहे, आपका हक है, मैं आपके मौक़िफ़ से इख्तिलाफ रखता हूँ, वो मेरा हक है। बात हिम्मत की नहीं है, बात हिकमत की है। बात यह है कि चीज़ों को लेके चलना है और आगे बढ़ना है और गुजारा करना है एक दूसरे के साथ, कोएग्जिस्ट करना ना। इसलिए अदारा हदफ बिल्कुल नहीं है कोई, अल्हम्दुलिल्लाह। और इमरान खान तो बेशर्मी से झूठ बोलने के आदी हैं, उन्होंने आज एक और झूठ बोला है, सुबह उन्होंने एक नया झूठ बोलना है। उनकी बातों की क्या अहमियत है सादर रफीक साहब? अगर अल्लाह ना करे कि इमरान खान के साथ भी वो कुछ हो, हम नहीं, मुझे शायद एक मिनट और, अल्लाह ना करे इमरान खान के साथ वो कुछ हो जो एक सियासी कारकुन के तौर पे मैं देख रहा हूँ, क्योंकि सियासतदानों की एसेसिनेशन, पॉलिटिकल एसेसिनेशन, अगर पॉलिटिकल प्रोसेस के जरिए वो नहीं जाएंगे, आर्टिफिशियल तरीके से जाएंगे, तो फिर ये 20 करोड़ का मुल्क है जिसके 4 फेडरेटिंग यूनिट हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हम सियासी नाकद हैं, उनकी फांसी के असरात से पाकिस्तान आज तक बाहर नहीं आया। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के असरात से पाकिस्तान आज तक बाहर नहीं आया। मियाँ नवाज शरीफ की जलावतनी के असरात आज भी पाकिस्तान की सियासत पे मौजूद है। तो कोई सियासतदानों की भी कोई इज्जत है, ये अलग बात है, हम अपनी इज्जत खुद खराब ज्यादा करते हैं। ये जो 3 वाकयात और एक दूसरे को ड्रैग करते हैं, हमें ये अकल ही नहीं आती। ये जो 3 वाकयात ने, इससे ज़ाहिर डिसएग्री नहीं किया जा सकता कि इन 3 वाकयात ने बहुत ही मनफी असरात पाकिस्तान पर, पाकिस्तान की सियासत पर छोड़े, मगर इससे भी बड़े वाकयात हैं। ये जो वाकया है, इससे भी मोहम्मद खान जुनेजो को भी निकाला गया था, वज़ीर आज़म को निकाल दिया जाता है, मगर ये जो आज़म के लिए फांसियां, वज़ीर आज़म के लिए जलावतनियां। ये जो वाकया है पनामा का, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की अकाउंटेबिलिटी
एक मिनट, अरसलान इफ्तिखार की कहानियां बनी, सच थी या झूठ मुझे नहीं मालूम, तो इफ्तिखार चौधरी साहब की अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं हुई जनाब? वो दुरुस्त है, मगर उस वक्त परवेज मुशर्रफ की अकाउंटेबिलिटी नहीं कर सके। उस वक्त सिर्फ पीपल्स नहीं कर पार्टी सके कह रही ना थी, यार, तहरीक नहीं कर इंसाफ सके, और नून मानता लीग हूं, साथ नहीं कर खड़े हुए थे इफ्तिखार चौधरी साहब की सपोर्ट में उस वक्त। आप लोग साथ खड़े हुए थे उस वक्त इफ्तिखार चौधरी साहब मैं की यही support अर्ज करता हूं ना, जब वक्त आता है काम, फिर एक और मसला है इस मुल्क में, वो भी सुन लें। आप किसी को लेके आते हैं आइन और कानून के मुताबिक, वक्त पूरा हो जाता है, ख्वाहिशात खत्म नहीं होती हैं। आप ख्वाहिशात अगर किसी की ना माने तो फिर एक नया पेंडोरा बक्स खोला जाता है। अभी भी और क्या कहूं मुझे बताइए, इससे ज्यादा मोहतात अल्फाज में और कहां तक जाऊं मैं मोहतात अल्फाज क्या है, राहिल शरीफ साहब की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्या पेंडोरा बॉक्स खुला, उन्हीं को एक्सटेंशन का मामला? जी नहीं, जी नहीं, नहीं, राहिल शरीफ साहब की तरफ इशारा ही नहीं है। अच्छा बताइए फिर किसका मामला था, किसका दौर पूरा हो रहा था और पेंडोरा बॉक्स को ऐसी बात हो गई? क्या लोग हैं, किसका हो रहा था सर? बहुत सारे लोग हैं, जस्टिस एक ही तरफ ना जाया करें, एक्सटेंशन होती नहीं है, वो तो रिटायर हो जाते हैं अपने टाइम पर। एक तरफ ना, मैं तीसरी बार कहता हूं, एक तरफ ना जाएं, और भी हैं, आपको पता ही है। चलो मैं आगे बढ़ता हूं सर, मगर इस वाले मामले में कैसे 11-11 साल 12-12 साल अदारों की सुने 11-11 12-12 साल अदारों की सरबराही करना चाहते हैं, और अगर आप उनकी सरबराही को ना माने तो फिर वो भूल जाते हैं कि जनाब अपना इंसाफ के तकाजे क्या हैं। मसाद रफी साहब, पनामा के मामले में किसी का क्या किरदार है? आईसीआईजे लेके आया, पाकिस्तान में आया, 1 साल तक आपके पास मौका था तहकीकात करके मंतकी अंजाम तक पहुंचाते, नहीं हुआ। इमरान खान सड़कों पर आए, अदालत ने नोटिस लिया, अदालत में समाअत हुई, 3-2 से आपके हक में फैसला आया, अदालत ने जीआईटी बनाई। इसमें किसी का क्या आ गया, कौन सी कठपुतली हो गई? ये तो और आईसीआईजे में तो इसी ग्रुप के उमर चीमा साहब मौजूद थे, जो आप किसी दूसरे मीडिया ग्रुप को क्या कहेंगे, तो कैसे ये कोई साजिश? नहीं, मैं तो उमर चीमा साहब की बेपनाह इज्जत और तकरीम करता हूं, तो बड़ा जुर्रतमंद आदमी है। मैं तो यहां कहता हूं, एक सहाफ़ी अगर इख्तिलाफ करे तो उसको गाली तो नहीं देनी चाहिए। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि कौन से पनामा पेपर्स जिनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है और पाकिस्तान में उनमें एक तमाशा लग गया है, और वो तमाशा जो उसे आगे बढ़ाया जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि जो 3 मुद्दई हमारे खिलाफ अदालत में गए, खुद मुअज़्ज़िज़ अदालत ने कहा कि ये तो आपने कोई सबूत ही नहीं दिया, पकौड़े बेचने वाले कागज़ लेके आ गए हो, ये मैंने तो नहीं कहा ना जी। तो उसके बाद भी बात आगे बढ़ रही है, और आप जीआईटी पे आना चाहें तो बिस्मिल्लाह, जीआईटी बनी तो हमारा ख्याल था कि ये गैर जानिबदारी से जीआईटी काम करेगी। जूं वाक़यात सामने आते गए, हम पेश भी होते गए, बात भी आपके सामने लेके आते रहे। अब जीआईटी ने रियासती अदारे जो हैं बाकी, उनको चार्जशीट कर दिया है। वो चार्जशीट जो किया उसका जवाब आया है। जितनी सूरत के साथ जीआईटी को रिस्पॉन्ड किया जाता है, उसकी उतनी सूरत के साथ कभी रिस्पॉन्ड किया नहीं गया। वो मुतमईन नहीं है, उनका जो रवैया और सलूक और तर्ज अमल है वो दुरुस्त नहीं है। तस्वीर लीक के मामले पे हम बिल्कुल मुतमईन नहीं है। व्हाट्सएप कॉल के मामले पे हमारी बिल्कुल तसल्ली नहीं है, हमारी तसल्ली भी नहीं करवाई गई। ये तो नहीं होगा कि मुसलसल एक अमल जारी रहेगा तो हमारी कोई कराह नहीं निकलेगी या चीख नहीं निकलेगी, या एतराज नहीं करेंगे। पता चलना चाहिए कि कौन सा इदारा था, कौन सा इंसान था जिसने ये लीक किया। अब वो जीआईटी ने बताया नहीं, अदालत ने भी पूछा नहीं, आप लोगों की तरफ से भी कोई इतना प्रेशर है नहीं जानने का। ये क्या केस हारने के बाद ये पूछना है आपने कि भाई बताएं कौन इदारा था और कौन सा शख्स था, या उससे पहले पूछना है आपने जोर देके? शाहजेब साहब, अल्हम्दुलिल्लाह केस तो हम नहीं हारेंगे, क्योंकि ऊपर वाली अदालत असल अदालत है, और जो आप और मैं करते हैं जवाब तो हम सब ने देना है ऊपर जाके, और मकाफात अमल दुनिया में ही हो जाता है, ऊपर जाके तो हिसाब होना ही है। एक ऊपर अल्लाह की अदालत है, नीचे अवाम की अदालत है, और ये सबसे बड़ी अदालत अल्लाह की है, फिर अवाम की अदालत है। इसलिए इंशाल्लाह केस हम नहीं हारते। ये बता चलें, आप किस कॉन्फिडेंस की बुनियाद पर कह रहे हैं नहीं हारते? क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब आज आए, 3 घंटे उनका हुआ, फिर उन्होंने बात की मीडिया से। बाद में जब आप लोगों के साथ मीटिंग हुई, तस्वीरों में तो आप सबके चेहरे लटके हुए हैं, आपके ख्वाजा आसिफ साहब के सब बड़े उदास नजर आ रहे हैं। फिर किस बात पर कह रहे हैं कि आप नहीं हारते? यार शाहजेब, पता नहीं आपको हमारे चेहरों को आप क्यों लटका हुआ देख रहे हैं, ये लटके हुए चेहरे नहीं है। बाकी देखें, मियां नवाज शरीफ साहब मेरे लीडर हैं। हम जब आपस में मशावरत करते हैं तो हम इत्तफाक भी करते हैं और इख्तलाफ भी करते हैं। तो नवाज शरीफ साहब ने बड़े एतमाद के साथ इसमें पेशकदमी की है। क्या मियां साहब कह रहे थे कि मैं पूरे एतमाद हूं, जो भी बातें करके आया हूं, जो भी जवाब देके आया हूं, जो भी एविडेंस देके आया हूं, आपको मियां साहब पूरे एतमाद नजर आए? क्या बातें की हैं? कुछ तो आवाम के सामने रखे हैं। 1.5 करोड़ वोट पड़ा है आप लोगों को, उन्हें कुछ तो बताएं। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि मियां नवाज शरीफ साहब अल्हम्दुलिल्लाह मर्द बहरान है।
तदब्बुर भी है, फरासत भी है, और बहरानों के सामने वो फिर चट्टान भी बन जाते हैं। उनकी नज़र रही है मुसलसल 4 साल पाकिस्तान की तरक्की पे, प्रोग्रेस पे, और जो एक इकनॉमिक अपलिफ्ट है उसके ऊपर। उनको घेरने की कोशिश की गई है बार बार, अल्लाह के फजल से वो घेरा तोड़ के निकल गए। वो तवक्कल वाले आदमी हैं, बहुत ज़्यादा तवक्कल वाले आदमी हैं, अल्लाह पे तवक्कल करते हैं और अपनी नेक नियति से चलते रहते हैं। मगर सादिक साहब, आप भी बड़े मुस्कुराने वाले आदमी हैं और ख्वाजा आसिफ साहब भी बड़े मुस्कुराने वाले आदमी हैं, फिर ऐसी क्या बात है कि आप दोनों उदास नजर आ रहे थे? रोजा लग रहा था या और कोई मियाँ साहब ने बात की थी? फिर आप लोग क्यों नहीं मुस्कुरा रहे थे अगर इतना तवक्कल मियाँ साहब का है? क्या बात की थी उन्होंने? मैं आपको अब मुस्कुराता और खिलखिला के मुस्कुराता नजर नहीं आ रहा। अभी आ रहे हैं ना, वो मीटिंग के तस्वीरें कुछ अच्छी नहीं है, तो क्या कहा था मियाँ साहब ने, क्या शेयर किया? मैंने कहा आप बता देना, 1.5 करोड़ वोटर्स को बता दें आपको। भाई शाहजेब, मैंने तो तस्वीर देखी नहीं है, शाहजेब तस्वीर देखी नहीं है, खुदा जाने किस तरह की तस्वीर है और आप उसका क्या मतलब निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। साद रफीक साहब हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि मियाँ साहब कॉन्फिडेंट भी थे। आपने हमसे भी यही कहा है कि आप भरोसा रखें और हमने कोई गलत काम नहीं किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है? इमरान खान साहब ने तो बड़ा सीधा सीधा कहा कि किस तरफ मियाँ साहब का इशारा था, अदलिया और फौज की तरफ। पूछेंगे शाह महमूद कुरैशी साहब से एक ब्रेक के बाद। नून लीग का मौकफ आपने सुना, इमरान खान साहब का भी मौकफ सामने आ चुका है, जिसको नून लीग मानने को तैयार नहीं कि मियां नवाज शरीफ साहब किस तरह के इदारों पर इल्जाम लगा रहे हैं, मगर वाज़े तौर पर जवाब भी देने को तैयार नहीं। शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद है। साहब बहुत शुक्रिया। साहब ये मियां साहब ने तो नहीं कही थी बात, मगर उन्होंने जरूर कहा कठपुतली और ये सारी बातें। खान साहब क्यों कह रहे हैं कि फौज और अदलिया के खिलाफ मियां साहब का इशारा था और उनके ऊपर मियां साहब तनकीद कर रहे हैं इस वक्त, क्यों खान साहब कह रहे हैं? देखिए, वो कह रहे हैं कि साजिशें हो रही हैं। सवाल ये है कि शाहजेब, साजिश कौन कर रहा है? जितनी मुल्क की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इस चीज़ पर मुत्तफिक हैं कि हमने कोई गैर आइनी कदम का साथ नहीं देना। इसका मतलब है कि सियासी अंसर जो है वो जमहूरियत का तसल्सुल चाहता है, तो यहाँ से साजिश तो ख़त्म हो गई। फिर ये है कि आपके जो अस्करी इदारे हैं, आपके वज़रा कहते हैं हम एक पेज पर हैं, हमारे से मुकम्मल ताउन किया जा रहा है। अभी आप रियाद गए तो आर्मी चीफ को साथ लेकर गए, हर कदम पे आप उनसे मशावरत कर रहे हैं, ठीक है, तो उन पे भी आपको इत्मीनान है। तो फिर साजिश कौन कर रहा है? अदलिया का आप कहते हैं हम मुकम्मल एहतराम करते हैं, JIT को मुतनाज़ा भी बनाते हैं, लेकिन कानून की हुक्मरानी की पासदारी के लिए उनके सामने पेश भी हो जाते हैं। सवाल ये कि साजिश कौन कर रहा है, बताएं ना, बेनकाब करें। अब हमें तो ये इशारा लगता है कि वो कुछ इदारों को निशाना बनाना चाहते हैं और एक मजलूमियत का लिबादा ओढ़ना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि माजी की तरह एक मरतबा फिर मुझे सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। हरगिज़ ऐसी कोई बात नहीं। तो शाह साहब, ये लाजमी नहीं है फिर कि ये चाहते हैं और ये बहाना बनाना चाहते हैं, विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हैं आपके बकौल, तो जो व्हाट्सएप कॉल का मामला है उसकी तहकीकात कर कर हकाइक सामने रख दिए जाएं, जो तस्वीर का मामला है उसकी तहकीकात कर कर हकाइक सामने रख दिया जाए, ना कि ये कहा जाए कि जी एक इदारा, उसका एक शख्स, उसने किया। JIT नाम नहीं ले रही उसका, वैसे इदारों के ऊपर इतनी ज्यादा तनकीद कर दी है JIT ने, SCP को नहीं छोड़ा, FBR को नहीं छोड़ा, वज़ीर आज़म हाउस को नहीं छोड़ा, उस इदारे का नाम नहीं ले पा रहे, शख्स का नाम नहीं ले पा रहे, अदालत नहीं पूछ रही। तो ये हो जाए, आप लोग बड़ी मेहनत करके इस केस को यहां तक लेकर आए, क्यों देना है फिर विक्टिम कार्ड? ये तहकीकात पहले हो जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये हो जाएगा और मैं समझता हूँ कि विक्टिम कार्ड ये खेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद इस मरतबा ये विक्टिम कार्ड ना खेल पाएँ, क्योंकि देखिए ये केस चल रहा है अब, इससे 1 साल से ज़्यादा हो गया है और लोग इसकी तह तक पहुँच गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक लंबी बहस चली, इनके 3 वकील पेश हुए, लेकिन 5 जज जो हैं वो इनकी दिफा से मुतमईन ना हो सके, तभी तो JIT मार्ज़ वजूद में आई। JIT के सामने आए तो अभी तफ्तीश जारी है, इनके पांव उखड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने JIT को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की है। उन्होंने 2 मेंबरान को वहाँ से हटाने की कोशिश की, नाकाम हुए। मैं समझता हूँ और भी जो उनके अज़ाइम हैं शायद उन्हें कामयाबी ना हो। शाह साहब, जब आप कह रहे हैं कि नून ऐसी जमात है, आपका इल्जाम है कि वो मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रही है, मगर JIT खुद मुतनाज़ा बनने की कोई कसर छोड़ रही है? आपके ख्याल में, सवाल के तौर पर पूछ रहा हूं, कि तस्वीर का मामला हो उसमें जो उनका कंडक्ट है, व्हाट्सएप का मामला हो, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि मैंने नहीं की थी, JIT ने दूसरे इदारों पर इल्जाम लगाते हुए क्लीन चिट दे दी रजिस्ट्रार साहब को, और ये जो दूसरे मामला सामने आए हैं उसके बाद JIT खुद कोई कसर छोड़ रही है मुतनाज़ा बनने की? वो तो सियासी जमात अगर कर भी रहे हैं।
सवाल ये है ना कि तस्वीर किसने लीक की है। ये तो JIT पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना। JIT क्यों लीक करेगी, उन्हें हासिल क्या होगा उसको लीक करके। मगर JIT खुद ये तो कह रही है ना, हमारा एक सपोर्टिंग स्टाफ था, उसने की और उसको अपने इदारे में वापस भेज दिया गया है। जिसने किया उसको और उसके इदारे ने भी एक्शन ले लिया है। कौन सा इदारा है, कौन शख्स है, ये नहीं बता रही। चले, वो ये छुपने वाली बात नहीं है। वहाँ कितने लोग हैं और कितने लोगों को अपने इदारे की तरफ रिवर्ट किया गया है, ये कोई चीज़ पोशीदा रहेगी नहीं। देखिए, और दूसरी बात ये है कि शाहजेब, जैसे कि एक जज साहब ने अपने रिमार्क्स में कहा कि बताइए कि इसमें हुआ क्या। चलिए, तस्वीर लीक नहीं होनी चाहिए थी, मैं इत्तफाक करता हूँ। अगर हो भी गई तो दिखाती क्या है। एक साहब अपनी कुर्सी पे बैठे हैं और अपने सवालात का इंतज़ार कर रहे हैं। इसमें तज़हीक का, इसमें विक्टिमाइजेशन का अमल कहाँ से दिखाई दे रहा है। ये तो कोई ऐसी अनहोनी चीज़ नहीं है। बड़ी इज्जत और एहतराम से बैठे हैं, क्या हुआ है। ज़ाहिर फिर बता दें उस शख्स इदारे का नाम कि जी ऐसा कोई गलत काम किया ही नहीं, इस शख्स ने इसको वापस भेजने की भी ज़रूरत नहीं थी। अगर भेज भी दिया है तो कोई तज़हीक नहीं की थी, ये नाम था, ये इदारा था। पता नहीं फिर क्या मसला है कि नाम नहीं बता रहे। मगर शाह साहब, एक अहम बात यह है कि साद रफीक साहब कह रहे थे बड़े कॉन्फिडेंट थे मियाँ साहब, वो मीटिंग के बाद भी कह रहे हैं बड़े कॉन्फिडेंट थे। तो आपको लगता है कि आपकी क्या इतलात हैं, प्रूव नहीं कर पाए वो मनी ट्रेल, नहीं कोई नए सबूत दे पाए, नहीं है आपको लगता है कि नून लीग के पल्ले कुछ, या फिर वाकई कुछ जो नून लीग का दावा है वो दुरुस्त है। शाहजेब, अंदर की बात का तो मुझे इल्म नहीं है। अगर आप बाहर जब वो तशरीफ़ लाते हैं और जो वो गुफ्तगू करते हैं, उनकी आप बॉडी लैंग्वेज देखें, लबो लहजा देखें, उससे ये अंदाज़ा होता है कि कोई इतनी कंफर्टेबल सिटिंग नहीं थी। उसके बाद जो ऐवान वज़ीर आज़म में एक मशावरती इजलास होता है, उसमें आप तस्वीर देखें जो अब मीडिया पे और सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रही है, उनके वज़रा के चेहरे देखें, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, उससे कोई मुझे ज़्यादा वो मुतमईन दिखाई नहीं दे रहे। शाह साहब बहुत शुक्रिया। शहमद कुरैशी साहब हमारे थे, उसी बॉडी लैंग्वेज की भी बात कर रहे थे। साथ में ये कह रहे हैं कि नून लीग मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रही है ताकि उनको एक विक्टिम कार्ड मिल जाए। अब लीगल मामला क्या, सियासी मामला आपके सामने रखे। क्या JIT की रिपोर्ट जब 60 दिन बाद अपनी रिपोर्ट देगी, क्या मियां साहब फौरन डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं? यही बेंच फैसला कर सकता है, यही 3 बेंच 2-1 का फैसला करेगा। क्या जो अगर कतर की या दुबई की मनी ट्रेल नहीं होती तब भी मियां साहब के खिलाफ फैसला आ जाएगा? दिन बड़े कम रह गए हैं। सारा मामला खोल के आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। सियासी तौर पर तो इस मामले की बात की हमने, नून लीग से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, मगर कानूनी तौर पर यह मामला कहां जा रहा है? क्या वाकई मियां नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं? जो मुख्तलिफ कवानीनी की पाबंदियां हैं उनको मद्देनजर रखकर फैसला होगा या उनको बालाए ताक रखकर भी फैसला किया जा सकता है? फरूक नसीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फरूक नसीम साहब से जरा तफसीली हवाले से बात करेंगे। फरूक नसीम साहब बहुत शुक्रिया। फरूक नसीम साहब, बड़ी अहम बात यह है, कुछ अहम सवालात हैं जो पैदा हो रहे हैं। पहला सवाल, क्या JIT अदालत ने बना दी? पहले इतराज ये था कि ट्रायल कोर्ट नहीं है इसलिए आप फैसला नहीं दे सकते, मगर अगर JIT बना दी, JIT जो भी अपनी तहकीकात अदालत को देगी, अदालत उसकी बिना पर फैसला दे सकती है वज़ीर आज़म को मासूम करार देने का या फिर उन्हें डिस्क्वालीफाई करने का, या ये नीचे की अदालतों में जाएगा और वहीं से ट्रायल शुरू होगा? क्या होगा? ये बहुत अच्छा आपका सवाल है और इसमें मेरे ख्याल में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि देखिए, ये फ़िलहाल कोई क्रिमिनल केस मियां साहब के ख़िलाफ़ नहीं है, कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन फ़िलहाल नहीं हो रही। एक पिटिशन है जिसको को वारंटो पिटिशन कहा जाता है, यानी मियां साहब जो हैं वो क्वालिफाइड हैं मेंबर नेशनल असम्बली के या नहीं हैं, सादिक हैं, अमीन हैं, यानी 62-63 के जो आर्टिकल्स हैं उसके पैराए में उतरते हैं या नहीं उतरते। लेकिन ये आधी बात है। अगर तो JIT के सामने जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है और उसके अंदर मियां साहब जो हैं अपनी मनी ट्रेल दे देते हैं, बात ख़त्म हो जाती है, हम और आप सब खुश हो के बाहर निकलते हैं। लेकिन खुदा न खास्ता अगर किसी वजह से जो ये मनी ट्रेल है ये नहीं दी जा सकती, या ये कोई ऐसी बात सामने आ जाए कि ये जो एसेट्स थे, 4 लंदन के फ़्लैट थे, ये 2006 में एक्वायर नहीं हुए बल्कि ये एक्वायर 90s में हुए हैं, तो उसके कुछ नताइज हैं, कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं, और उसके नतीजे में कॉन्सिक्वेंसेस में फिर ये केस एक क्रिमिनल केस की तरफ कन्वर्ट हो सकता है, डायरेक्शन दी जा सकती है कि कोई FIR कटे। लेकिन ये बिल्कुल एक्सट्रीम हालत में है। फ़िलहाल अभी ये इस पोजीशन में ये केस नहीं है।
ये अभी इसका वक्त नहीं है। तो जो इस पोजीशन में है उसमें JIT की रिपोर्ट के बाद आगे कैसे कानून क्या कहता है कि अदालत खुद फैसला दे सकती है ये 3 रुकनी बेंच, या नीचे की अदालतों से मामला आगे बढ़ेगा और वहां से केस क्या होगा? अच्छा, अब आप स्टेप्स पूछ रहे हैं मुझसे। स्टेप्स ये हैं कि JIT जो है अपनी जो भी रिपोर्ट है, A है, B है, C है, जो भी ये रिपोर्ट है वो बना के अदालत के सामने पेश करती है कि जी 60 दिन के अंदर हमने डिटेल्ड इंक्वायरी की और ये लोगों के सबके बयानात हैं और हम इस नतीजे पे पहुँचे, हमारे पास ये एविडेंस है वगैरह वगैरह। अब अदालत ने उस JIT की रिपोर्ट को देखना है और उस JIT की रिपोर्ट को देख के अदालत ने ये फ़ैसला करना है कि क्या जो 2 मेंबर जजेस का फ़ैसला था वो उसको अडॉप्ट करेंगे, उसकी तरफ जाएगा मामला, या पिटिशन ख़ारिज कर देंगे। ये जो है सिर्फ को वारंटों की पिटिशन तक है। और अगर ऐसी कोई सिचुएशन खुदा न खास्ता आती है कि JIT की रिपोर्ट ऐसी होती है कि जिसमें 3 मेंबर बेंच ये कहती है कि नहीं जी हमारे पास तो अब ऑप्शन ही नहीं है, ये वही 2 मेंबर बेंच ने जो फ़ैसला किया हम भी उस तरह का फ़ैसला करने जा रहे हैं, तो उसमें फिर कोई डायरेक्शन आ सकता है कि FIR कटे या कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हो, क्रिमिनल ट्रायल हो। लेकिन यहाँ JIT के बाद अब सुप्रीम कोर्ट की इस 3 मेंबर बेंच ने ही फ़ाइनल फ़ैसला करना है, या इस तरफ करना है या उस तरफ करना है। साथ में ये बताइएगा कि अब ज़ाहिर है आप टैक्स के मामलात को भी समझते हैं, ऐसे केसेस को भी डील करते रहे हैं, फाइनेंशियल मामलात को भी समझते हैं। फरूक नसीम साहब, तहकीकात तो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, 30 साल 40 साल हर केस पुरानी तहकीकात हो सकती है, मगर फैसला आमतौर पर कानून के मुताबिक होता है, जहां पर जो स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशंस है उनको मद्देनजर रखा जाता है। कौन सी चीज़ें हैं जिनके आप पाबंद हैं? 5 साल पुराना टैक्स रिकॉर्ड देने के नहीं पाबंद तो नहीं होता सवाल, मगर क्या तहकीकात जिस तरीके से पहले की हो रही है 30-35 साल पुरानी, क्या फैसला भी आ सकता है कि जी आपने अपने वालिद साहब का जवाब क्यों नहीं दिया, अपने बच्चों का जवाब क्यों नहीं दिया, फॉरेन रेजिडेंट थे उसके बावजूद क्यों नहीं दिया, 5 साल से पुराने मामला थे तब भी क्यों नहीं दिया? तहकीकात तो हो रही है, फैसला भी आ सकता है, ये स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशंस को बाला ताक रखकर अदालत फैसला दे सकती है? इसमें आपके 2-3 सवालात हैं, बड़े अहम हैं, बहुत अहम हैं। सबसे पहले जो आपने एक स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन की बात की है, पहले इस पे बात करते हैं। इनकम टैक्स के जो कवानीन हैं उनका स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन 5 साल है, उसकी जो लिमिटेशन पीरियड है 5 साल है, बिल्कुल सही है। लेकिन नैब के कवानीन का जो इतलाक़ है वो 1 जनवरी 1985 से है, 1 जनवरी 1985 से है। और जहाँ तक के इलेक्शन कमीशन के डिक्लेरेशंस का ताल्लुक़ है उसका इतलाक़ ऐसा है कि उसमें कोई लिमिटेशन पीरियड नहीं है। तो ये लिमिटेशन पीरियड की जो 5 साल की बात है वो सिर्फ इनकम टैक्स के लिए है, और ये इनकम टैक्स का ये अभी केस फ़िलहाल नहीं है कि इनकम टैक्स की कोई टैक्स इवेजन है या नहीं है। देखिए केस क्या है, केस ये है कि जो पिटिशनर्स कहते हैं कि 4 लंदन के फ़्लैट्स थे, ये 4 लंदन के फ़्लैट्स ऐसे हैं जो कि 2 ऑफशोर कंपनीज़ थी, एक नीलसन थी, एक नेस्कॉल थी, और फिर साथ साथ एक किसी वक्त 1999-2000 में एक लंदन की अदालत थी, उसके अंदर जब वो अल तौफीक वाले हैं उसकी जब कोई मॉर्गेज आई या कोई सिक्योरिटी रखने की बात आई तो इन लंदन फ्लैट्स को प्लेज किया गया या इनको दिया गया एज ए कोलैटरल, और उसके बाद जो है वो जो डेट थी सारी, जो कोर्ट की डिक्री थी वो सेटिस्फाई की गई और फिर ये लंदन के फ़्लैट्स छुड़ाए गए। फिर साथ साथ एक जो जिसमें लिखा हुआ है जजमेंट में भी कि एक कतर वाले का, कतर के शहज़ादे का डिफेंस है, और सिर्फ एंड में वही डिफेंस रह जाता है कि सारी जो रियल एस्टेट की प्रॉपर्टीज़ थी उनका कोई हिसाब किताब हुआ, और वो सारे के सारे पैसे जो थे जो हुसैन साहब के दादाजी थे उन्होंने, उनके पैसे थे वो उन्होंने हुसैन साहब को, सिर्फ हुसैन साहब को दिए, और हुसैन साहब ने ये 2006 में प्रॉपर्टीज़ एक्वायर की। अगर तो ये डिफेंस है, ये साबित हो जाता है तो ये बिल्कुल छूट जाते हैं। लेकिन अगर ये साबित नहीं हो सका, अगर कतर वाला डिफेंस साबित नहीं हो सका, तो फिर बात आ जाती है कि ये फ़्लैट्स 93, 94, 95, 96 इन 3-4 सालों में एक्वायर किए गए, और जो इलेक्शन कमीशन की जो डिक्लेरेशंस थी उनमें ये डिक्लेरेशंस नहीं हुई, और उसके लिए स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन तो है नहीं, उसके लिए 5 साल का इतलाक़ नहीं है। तो ये थोड़ी प्रॉब्लमेटिक बात है। साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग इश्यूज़ हैं कि अगर डिफेंस ये है कि फैक्ट्रीज़ जो थी वो मिडल ईस्ट में थी, दुबई में थी और दोहा में थी और जद्दा में थी और मक्का में थी, तो वहाँ से पैसे जो हैं किस तरह हो के फिर
इतने सारे पैसे जो हैं, उसका तरीक़ेकार क्या था ट्रांसफ़र का लंदन में। तो फिर डिफेंस जो है अगेन वो कतर वाला डिफेंस आता है, तो कतर वाला डिफेंस अगर स्टैंड नहीं करता फिर तो कोई डिफेंस नहीं है। तो फाइनेंशियल ट्रेल देनी ज़रूरी है। और अगर फाइनेंशियल ट्रेल फॉर एग्जांपल फेल होती है, डिफेंड किया जा सकता था केस, अगर फाइनेंशियल ट्रेल इस मामले में फेल होती है कि दुबई से कतर पैसा कैसे गया ये ना प्रूव कर पाएं, या कतर से लंदन कैसे गया इसमें से कोई एक लिंक ना प्रूव कर पाएं, या लंदन या कतर से जो कुछ पैसा सऊदी अरब गया वो ना कर पाएं। अब इसमें मसला ये है कि अगर दुबई से कतर का ना पूरा हो रहा हो तो क्राइम की जो कमिट हो रहा है वो पाकिस्तान में कैसे एस्टैब्लिश करेंगे कि पाकिस्तान में हुआ। अगर दुबई की ट्रेल नहीं दे पा रहे, या कतर से लंदन की नहीं दे पा रहे, या कतर से सऊदी अरब की, या सऊदी अरब से लंदन की नहीं दे पा रहे, ये तो पाकिस्तान से बाहर के मामला हो गए। ये कैसे एस्टैब्लिश होगा, इस बुनियाद पर सजा दी जा सकती है कि क्राइम पाकिस्तान में कमिट हुआ? नहीं, देखिए बात इस वक्त हम क्रिमिनल लॉ की या क्राइम की तो बात नहीं कर रहे, हम तो बात कर रहे हैं कि जो डिक्लेरेशंस हैं मियाँ साहब के, जो इलेक्शन कमीशन में सारे डिक्लेरेशंस हैं साल से जो दिए गए हैं, क्या वो सही डिक्लेरेशंस हैं? क्या ये प्रॉपर्टी जो थी ये 90s में इनकी थी या नहीं थी? अगर नहीं थी, आई एम वेरी हैप्पी, 2006 के बाद है, हुसैन साहब की प्रॉपर्टी है, मियाँ साहब बरीउज़्ज़मा हैं। लेकिन अगर किसी वजह से फाइनेंशियल ट्रेल नहीं दे पाते 2006 से, आप इस वक्त मनी लॉन्ड्रिंग को भी छोड़ दें, इसको छोड़ दें कि पैसे कहाँ से किस तरह ट्रांसफ़र हुए नहीं हुए, लेकिन अगर मिसाल के तौर पे ये बात तय हो जाती है कि 90s में ये प्रॉपर्टी इनकी नहीं थी बल्कि 2006 के अंदर ये एक्वायर हुई कतर के सेटलमेंट के बाद, तो ये बरीउज़्ज़मा है। तो ये इसी पर ही इनका सारा डिफेंस है सुप्रीम कोर्ट पे, इसी पर ही इनको स्टिक करना चाहिए मेरे ख़्याल में, और इसी की पूरी ट्रेल देनी चाहिए। वो ट्रेल कैसे दी जाएगी? वो इस तरह दी जाएगी कि मेरी प्रॉपर्टी है, आपकी प्रॉपर्टी है, तो हमारे पास इसके सारे जो टाइटल डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमेशा से हैं, तो हम वो ओरिजिनल टाइटल डॉक्यूमेंट्स दिखा दें, शेयर होल्डिंग सारी पोजीशन है, शेयर स्क्रिप्ट्स हैं सारी, तो वो डायरेक्टरशिप के सर्टिफिकेट्स हैं, वहाँ की जो कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी है चाहे लंदन की हो या ब्रिटिश वर्जन आइलैंड की हो, वो निकाल के दिखा दें कि नहीं जी हम तो उस वक्त ना शेयर होल्डर थे, ना हम किसी तरह उसके डायरेक्टर थे। तो ये दो चीज़ें चाहिए होंगी, और ये 2006 का जो कतरी सेटलमेंट है उसको बताना होगा, तय करना होगा कि ये 2006 में ही सेटल हुआ है, तब ये ट्रेल दी जाएगी। फैसल साहब, एक अहम बात ये बताइएगा कि अब ये 3 रुकनी बेंच है, इनमें से अगर कोई एक जज ये कह दे कि भाई हम नहीं मानते और मियां नवाज शरीफ साहब साबित करने में नाकाम हुए हैं, तो ये जो पिछले 2 जजेस हैं उनके साथ मिलकर 3-2 हो जाएगा फैसला। ये 3 रुकनी बेंच में अब अक्सरियती बुनियाद पर फैसला देना है, इनमें से कोई 2-1 या 1-2 की बुनियाद पर होना है। वो जो 2 जजेस का फैसला था वो वैलिड नहीं रहा। अगेन बहुत ही उम्दा सवाल है आपका, और इस पे थोड़ा सा इबहाम है। मेरा अपना जो एनालिसिस है, और वो एनालिसिस इस तरह की है कि देखिए ये ओरिजिनली 5 जजेस की बेंच थी, 5 का ये फ़ैसला होना था, 5 में से 2 ने एक तरफ फ़ैसला कर दिया। अब बाकी 3 ने जो फ़ैसला सिर्फ करना है वो करना है, उन्होंने कहा JIT बनेगी और फिर हम फ़ैसला करेंगे। तो जब JIT बनने के बाद वो फ़ैसला करते हैं तो जो भी उनका फ़ैसला आता है तो वो 3 की बेंच का फ़ैसला नहीं होगा, वो बेंच 5 ही की तस्वर की जाएगी, और इनमें से अगर एक भी जज जो है वो 2 की तरफ चला जाएगा तो ये माइनॉरिटी फ़ैसला मेजॉरिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मिनॉरिटी फैसला मेजॉरिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, और इबाम भी इसके साथ साथ मौजूद है। एक आखिर में मैं ये जानना चाह रहा हूँ फरूक नसीम साहब कि अगर ये होता है, अब हसन और हुसैन जो हैं वो रेजिडेंट नहीं है पाकिस्तान के, जब फैसला आएगा तो वो अकेला मियां नवाज शरीफ के खिलाफ तो नहीं होगा, इनके बारे में भी कहा जाएगा कि ये नहीं प्रूव कर सके और इनके मामला ठीक नहीं है। ये क्या जो जितने भी नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज हैं उनके लिए कंसर्न की बात है? एक पेंडोरास बॉक्स नहीं खुल जाएगा जो ये कहते हैं कि जी हम नहीं रहते 6 महीने से ज़्यादा, तो हम पाबंद नहीं है ना टैक्स रिटर्न जमा कराने के, ना आंसरेबल हैं पाकिस्तान के लॉस के, टैक्स लॉस के, और दूसरे एक पेंडोरास बॉक्स नहीं खुल जाएगा, एक नया प्रेसिडेंट नहीं सेट हो जाएगा कि उनके खिलाफ भी तहकीकात कभी भी किसी भी वक्त हो सकती हैं, उनके 15-20 साल पुराने मामला की? मेरा नहीं ख्याल, मतलब देखें अब अगेन थोड़ी सी क़याफ़ी की बात है, मैं थोड़ा सा मुहतात हूँ इन मामलात में, लेकिन आपका थोड़े सवाल का थोड़ा सा कोशिश करता हूँ जवाब देने की। देखिए हुसैन साहब और हसन साहब या मरियम बीबी या ये जो बच्चे हैं सारे, ये कोई पार्लियामेंटेरियंस नहीं हैं, तो ये इस तरह कोई नज़ला इन पे नहीं गिरना है। यानी ये नहीं होना कि इनको किसी ने कोई खुदा न खास्ता इन बच्चों पे FIR काट देनी है या कुछ करना है, मेरा नहीं ख्याल। लेकिन इनको कनेक्ट किया जा रहा है इनके वालिद साहब से, नवाज शरीफ साहब से, और अगर वो
कनेक्शन सिर्फ यही है, जो कॉजल लिंक जिसको कहा जाता है वो यही है कि अगर ये साबित हो जाता है कि ये प्रॉपर्टीज़ 90s में एक्वायर की गई हैं तो प्रॉब्लम है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ फरूक नसीम साहब मौजूद थे। मुख्तलिफ जो पहलू हैं उन पर बड़ी तफसील से बात हो रही थी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।